हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे जेई मेंस 2025 22 जैन शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसमें 1 से 15 क्वेश्चन को कवर किए हैं एंड देन रिमेनिंग क्वेश्चंस सेकंड इसका जो पार्ट बनाएंगे उसमें हम कवर कर देंगे। वीडियो लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बांट रखा है क्वेश्चंस को। ओके, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम कंटिन्यू द सेशन। 1, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंट रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट वे हम आपको बताते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 3 एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3, तो करना क्या है, शॉर्ट की इसको करने का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स निकालने का तरीका यही है। आप 1 1 लिखो, 1 1 लिखा, ओके। तो 1 + 1 इसको मैंने अगर ऐड किया तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट टर्म लिख दो 2, ओके ना। जो आपका यहाँ पे 2 है यहाँ पे रिपीट कर दो, ओके। अगेन अगेन यू विल ऐड इट, 1 + 2 कम्स आउट इज 3, okay, 2 + 3 comes out is 5, okay. So how many elements? 3 elements. So repeat this sequence 3 times. So 1 2 3. So this will be the number of equivalent non-equivalent non-empty equivalent relations, okay. अगर यहीं पे अगर 3 ना होकर 4 एलिमेंट्स होते तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंट रिलेशंस क्या होते। अगेन आपको क्या करना है, फिर से नेक्स्ट स्टेप इसी के आगे रिपीट कर देना है। जैसे 5 है, आपने 5 यहाँ पे लिखा, तो 5 + 2 कम्स आउट इज 7, ओके। 7 + 3 कम्स आउट इज 10, ओके। 10 + 5 कम्स आउट इज 15। सो इफ एलिमेंट इज 4, ओके, so number of non-empty equivalent set will be the 15, ओके। अगर मान लो 5 एलिमेंट्स हैं, अगेन रिपीटेड, यहाँ पे आप 15 मेंशन करिए, तो 15 + 5 20, 20 + 7 कम्स आउट इज 27, 27 + 10 कम्स आउट इज 37, ओके, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से आपका सेट चलता रहेगा। तो ये कितना हो गया 52। सो अगेन व्हेन द एलिमेंट्स आर 5, so 52, 4 तो 15, 3 तो 5, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेट इज 3। तो आसान सा शॉर्ट की बेस पे हम इसको बना सकते हैं, ओके। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स का इक्विवेलेंट रिलेशन का मतलब क्या होता है, जो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है एंड रिफ्लेक्सिव है, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बात बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे फंक्शन दे रखा है आपको R2R, फंक्शन R2R, ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन f(x + y) f(x) fy। तो सबसे पहले क्या, यहाँ पे जिस तरीके से ये आपको f(x + y) = f(x) fy दे रखा, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जनरलाइज एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम कंसीडर करते हैं। f(x) = मैंने कंसीडर किया e⁻ लैम्डा ऑफ x, और जस्टिफाइड करने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जस्ट ऐसी f(y) आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा e⁻ लैम्डा ऑफ y। अगर मैं x को x + y से रिप्लेस कर दूँ, x + y से, तो f(x + y) comes out is what, e⁻ लैम्डा टाइम्स ऑफ x + y, and what is this, e⁻ लैम्डा x into e⁻ लैम्डा of y. Now you can see here fx into f of y. So fx + y = fx into fy। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ, fx = e⁻ लैम्डा x। अब करना क्या सर, यहाँ पे सिंपल सा है, जो हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो हमें हमारा fx मिल गया, fx क्या हो गया, जनरलाइज आ गया e⁻ लैम्डा ऑफ x। तो वन टाइम डेरिवेटिव अगर मैं इसको करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁻ लैम्डा ऑफ x इंटू लैम्डा, ओके। और f'0 = आपको दे रखा 4a। सो f'0 दैट मीन्स वी हैव टू पुट इन प्लेस ऑफ x एज अ 0। So lambda into 1 and that will equal to the 4 of a. So the value of lambda is 4 है, ओके। तो एक इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल गई, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 4 है, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 4 है। नाउ एक सेकंड हमें रिलेशन दे रखा है, ये डबल डेरिवेटिव, वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, एक इक्वेशन दे रखी है इक्वल टू 0। तो डबल डेरिवेटिव इसका कर लेते हैं। तो अगेन मैंने क्या किया, f' जो हमारे पास था, अगेन इसको डेरिवेटिव किया, तो f'(x) इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास λ² e⁻ लैम्डा ऑफ x, ओके। सो अब सारी की सारी वैल्यूज हमें जो दे रखा है, जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, इसमें पुट करते हैं। तो λ² e⁻ लैम्डा x - 3 टाइम्स ऑफ a f' इज व्हाट, लैम्डा टाइम्स ऑफ e⁻ लैम्डा x माइनस fx e⁻ लैम्डा x इक्वल टू 0। Now seeing the question, now seeing the calculation e⁻ lambda x as a common, we consider here. So what will be the remaining inside the bracket? That will be the λ² minus 3a lambda minus 1 equal to 0. And we know that exponential function is always positive output, okay,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस तरीके से जाता है e to the power x. Okay, always output is positive. So on the basis of that we can say this value can't be negative 0 or okay, negative और 0 नहीं हो सकती. That means this value always be positive. So this value can't make the equation equal to 0. So the remaining half, this one will make the equation 0. So lambda square minus 3a, in place of lambda we directly put the value of 4a. Okay, 4a minus 1 equal to 0. Now equation will make here just a bit. Okay. We will replace a from here. Okay. a की वेरिएबल क्रिएट करना है ना. लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 lambda and the a value is lambda y 4 lambda by 4 minus 1 equal to 0. Now lambda square minus 3 lambda square by 4 equal to 1. Then after it, this value will be lambda square by 4 equal to 1. So lambda equal to plus minus of 2. Lambda equal to plus minus of 2. Okay. On the basis of that, lambda equal to plus minus 2, so we can say lambda equal to 2 and lambda equal to minus of 2. If we put the value of lambda 2, so a will be the 1 by 2. If we put the lambda as a minus 2, so a will be the minus 1 by 2. But inside the question is given that a should be greater than 0, so we can't consider here lambda as a minus 2. So lambda equal to 2 and the value of h 1 by 2 is expecting value. Okay, so all the data is completed. Now finding the area of region. Okay. So the value of a comes out is 1 by 2, value of lambda is 2, and fx will make here e to the power lambda x, that means e to the power 2 of x. This is the function here. Okay, all the data is completed. Now find the region which is mentioned in the question. Okay, question is saying 0 to y f of ax. Okay, f of ax. So first of all we will make the function f of ax. F of ax is what? In place of x we will replace the ax, and already known value lambda is 2, a is value 1 by 2 of x, so we can say f of ax is e to the power of x. Directly got the function exponential. Okay, so we can say y is greater than equal to 0 and lesser than equal to f of ax means e to the power x. One data is this. Another one data is given that 0 to x lying in between 0 to 2. Okay, so in between this region we have to find the shaded area. Okay, so first of all I will mention the curve nature. What will be the nature of the curve? Like in this form, this is the exponential curve, and started from 0 to y is always greater than 0. Okay, but x is lie from x equal to 0 to x equal to 2. So we have to find this one shaded region. This one shaded region we have to find the area of this region. So directly take the small strip here with section d of x. So small d of a equal to uh, y into d of x. This is y equal to e to the power x. So integrate limit from x equal to 0 to x equal to 2. So area will be e to the power x integration e to the power x dx 0 to 2. So we can say ex lower limit upper limit. So upper limit minus lower limit comes out as e square minus 1. So this will be the shaded region area e square minus 1. Okay, e square minus 1 is the right answer. So we can say option A will be the right answer. Now move on question number 3rd. Let the triangle PQR be the image of a triangle, image of triangles with vertices. Okay, first of all I will make the roughly diagram. Okay, we have a triangle PQR, like in this form we have a triangle PQR. Okay, having the vertices known here 1 comma 3 and 3 comma 1 and 2 comma 4. Okay,
and image about the line in the question, saying that image about the line x plus 2 by equal to 2 is the line about the image of what? Centroid. Okay, this one is image. The image of the coordinate consider is alpha comma beta. Now you have to find the 15 times of alpha minus beta. Okay, the important thing is here, जो हमें समझनी है, जो ज़्यादा important है वो ये कि सर ये पॉइंट्स हमें सेंट्रॉइड तो निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड तो निकाल सकते हैं। क्या करना है? सिंपल सा x1 सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? ट्रायंगल का x1 x2 x3 बाय 3 एंड y1 by 2 y3 by 3. On the basis of that, if you when you find the coordinate, you will get the coordinate is 2 comma 8 by 3. This is the centroid coordinate. Okay, this one is the centroid coordinate, and now image of the centroid coordinate will what? You can directly use the formula. On the basis that you use the directly formula. What is the formula? See here, if we have a x1 y1 coordinate and having the generalized equation behave like a mirror. Okay, ax plus by plus c equal to 0. Now find the image of this point x1 y1 with respect to the image of the point x comma y with respect to the given point. Okay, with respect to the line, okay, of the point. So directly coordinate you can find x minus x1 by a, y minus y1 by v, minus 2 times of a x1 plus b y1 plus c divided by a square plus b square. This is the generalized formula you can use here. Okay, so on the basis of that I can say that this will be the x1 is what? 2, y1 what? 8 by 3. Okay, and what is the line? Line is given on the basis by the seeing the line we can also write here 1 into x plus 2 into y minus 2 of 0 or 2 equal to 0. So we can say the value of a is 1, the value of b is 2, the value of c is minus 2. Okay, all the data is known here. X1 is also known, 2, Y1 is also known, 8 by 3 and ABC, all the data is known. Directly use inside the formula, you will get the coordinate of the image. Okay. So I directly mention here, okay, this is the calculated part. You can directly use this condition and you will get, definitely the point will be X point you will get from here is the X is 14 over 15. Okay, and Y you will get 8 over 15. Okay, in the question this image point is considered as a alpha and beta coordinate. Okay, so this will be the alpha, this will be the beta. Okay, so alpha beta is known point right now, 14 over 15, 8 by 15. So we can say alpha equal to 14 over 15, beta is equal to 8 by 15. So directly subtract both. So what you will get? 15 times of 14 by 15 minus 8 by 15, and this will be 6. This will be 6 directly. Okay. Oh, I think this is a printing mistake here. Okay, in a question the answer is showing that 22. So this is not a sign negative, it should be a positive sign. Okay dear, otherwise answer will not come. So 22 is the right answer. Okay, so this will mention with the positive sign. Okay, now question number 4th. This is the question from the complex number. Okay, z1 z2 z3 are 3 complex number of the circle and magnitude of z equal to 1. Argument of z1 is also given, argument of z2 is also given, and z3 is also given. Argument is shows the direction of the complex number. Always remember the things. Argument always shows the direction of the complex number. Okay, complex number behave like a vector. Okay, now first of all I will mention all the, remember one thing, एक चीज हमेशा याद रखना बेटे, modulus of z equal to a. If I write in this form, that means this is the equation of circle. Having radius is what? Radius is what? A. Having center is what? 0. Okay,
So, or we can say in generalized statement, we can say z minus z1 modulus equal to a. In this, z1 is the center, okay, a is the radius. This is the generalized concept, okay. On the basis of that, we can say we have a modulus of z equal to 1. So we can say this is the equation of circle having radius 1, center is 0 comma 0, okay, 0 comma 0. Z1, Z2, Z3 are the three complex number on the circle. The information is very very important. Z1, Z2, Z3 थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर जो सर्कल पे लाई करते हैं. ओके सर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिट सर्कल मैंने बनाया, यूनिट सर्कल बनाया. ओके, दिस वन इज द यूनिट सर्कल हैविंग रेडियस इज व्हाट, having radius is what 1. So center is what 0 comma 0 and radius is 1. So we can this coordinate will be 1 comma 0, this coordinate will be minus 1 comma 0, this coordinate will be 0 comma 1, this will be 0 comma minus 1. And the important thing is here argument of z1 is minus pi by 4. Okay, z1, z2, z3 are the complex number which lie on a this circle. So z1 lies, just suppose here. Why? Because it make the argument is what minus pi by 4. This is minus pi. Anti-clockwise rotation, it goes in a clockwise rotation goes in a fourth quadrant. Okay. So this z1, z2 is this one. Just suppose z2 will be this one. Why? Argument is 0. So definitely it will lie on a x-axis. It will lie on a x-axis. Okay. So this is the z2. Okay. Now z3 is what? This one is the z3. Again make the counterclockwise direction, making the argument is pi by 4. This is the pi by 4. This is the minus pi by 4. This is the argument 0. So this complex number again consider here. This is the z3. Okay, this is the 3 complex number. Okay, now what is asking in this question is asking about the this one data. Okay, z1 conjugate of z2, z1 conjugate of z2. Okay, now I want to discuss the one thing. If argument is pi by 4 and magnitude or we can say radius is 1, so the complex number will be radius times of cos theta plus iota sin theta. This is the polar form of the complex number. On the basis of that, we can say z3 radius 1 cos pi by 4 means 1 by root 2 plus iota sin pi by 4 1 by root 2, or we can say z3 comes out is 1 by root 2 plus iota times iota by root 2. This is the z3. Okay, now what will be the here z1? Same way we follow the things. For finding the z1, theta is given that minus pi by 4 and magnitude of z3, this is magnitude of z3. Okay, oh sorry, magnitude of z1 will be the radius of z1 and radius is what 1. So z1 again radius times of cos theta plus iota sin theta. This is argument minus pi by 4. So 1 cos minus pi by 4 is 1 by root 2 minus बाहर आ जाएगा. Okay, minus iota by 1 by iota by root 2. So z1 comes out is 1 by root 2 minus iota by root 2. So z1 z2 is clear. Okay, and z1 and z3 is clear. Now z2 is very easy. Z2 is what? It is a purely real. Z2 is what? Purely real. We can say only one. Why? On the real axis is lying. In the orthogonal plane, this is the real axis. This one is the imaginary axis. Okay, dear. तो Z2 कितना हो जाएगा 1. Now conjugate of Z2 will be again 1. Now conjugate of Z1 again 1 by root 2 plus iota by root 2. Okay, now conjugate of Z3 what? 1 by root 2 minus iota by root 2. All the data is known, dear. All the data is known. This is required in the question. Just see. Just a bit. This is the important data which is required as per asking in the question. See what is asking. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी
अच्छे तरीके से यहाँ पे नोन है, देखो Z1 भी नोन है, Z2 का कॉन्जुगेट भी नोन है, Z2 भी नोन है, Z3 का कॉन्जुगेट भी नोन है, Z3 भी नोन है, Z1 का कॉन्जुगेट, ऑल द डाटा इज दिस वन इज गिवन हियर. ओके, सो डायरेक्टली यूज दिस डाटा and put here. So I will this is the calculated part. Okay, please complete it itself. Okay, I will only mention the data which comes out after the solving of this equation. Okay, directly mention करूँगा मैं डाटा को. Okay, so the value comes out is from here is 2 minus iota square then 1 minus root 2 whole square. This will equal to alpha plus beta of root 2. Alpha plus beta of root 2. Okay. Now iota square is what? Iota square is what? Minus 1. So minus 1 plus minus 1 or minus 1 and minus 1 then plus 2 plus 1 minus root 2 whole square equal to alpha plus beta times of root 2. Okay. So this will be 2 plus, now open it, a plus b का whole square, a square then b square minus 2 root 2 of अल्फा प्लस बीटा रूट 2. ओके बेटा, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं आप भी उसको छोड़ो, ठीक है ना, यू हैव टू कंप्लीट इट. दिस इज द कैलकुलेटिव पार्ट विच मेक योर कैलकुलेशन शार्प व्हेन यू गो टू फेस द एग्जाम ऑन द टाइम. दिस द हार्ड प्रैक्टिस विल मेक योर calculation sharper and make the accuracy in your exam. Okay, that's why I'm saying please follow the way. Okay, don't go through, I'm only giving you the concept. Okay, that's why I'm saying what will comes from here. It will be the 5 minus 2 root 2, that will equal to the alpha plus beta root 2. While comparing the left and right side of the equation, so we can say alpha value comes out is 5 and beta comes out is minus of 2. So alpha square plus beta square, this will be the 25, this will be the 4. So we can say 29 will be the right answer. ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 5, using the principal value of the inverse trigonometric function, the sum of the maximum and minimum value of the given function. देख बेटा, जब भी हम किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो ओनली वन थिंग इज रिमेंबर, वी हैव टू कन्वर्ट होल द फंक्शन इन वन वेरिएबल, वन टाइप फंक्शन. यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन, एक सेक इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कन्वर्ट इट अ वन ऑफ टू. ओके, इन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना है. ठीक है डियर, वी नो दैट द प्रॉपर्टी सेक इनवर्स एक्स प्लस cosec inverse of x equal to what, pi by 2. So from here cosec inverse x we can write as the pi by 2 minus sec inverse of x. Now cosec inverse of x whole square, what will comes out, pi by 2 minus sec inverse of x whole square. Okay dear, sec inverse of whole pi by 2 minus sec inverse x whole square. Now this one value put here, change the cosec inverse x in sec inverse x. तो 16 times of sec inverse x whole square plus pi by 2 minus sec inverse x का whole square. Okay dear, this will comes. Okay बेटे, अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले मेरे को ना इसको ब्रैकेट को ओपन करके sec inverse x को एक तरफ करना है और जो भी कांस्टेंट बच रहा है उसको एक तरफ करना है. ठीक है बेटे, तो सिंपल सा क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 टाइम्स ऑफ sec इनवर्स x का होल स्क्वायर. नाउ ओपन इट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2ab, that will only the minus pi sec inverse x will left here. Okay, now 16 times of 2 sec inverse x whole square minus pi sec inverse x plus pi square by 4. Okay, now again 16, 2 को आउटसाइड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, sec इनवर्स x. ओके, माइनस पाई बाई 2 sec इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर बाय 8. देख बेटा, यहाँ पे करना क्या है, अल्टीमेट मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ एक्स कम्स आउट इज 32 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर. ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का 2 then a then we will write what value that whole this term will make. Okay,
So I will mention here is minus, just a bit, okay, I will mention here is pi by 4, pi by 4. Now you can see 2 divided by 4 divided by 2, it will comes out is 2 in a denominator. So same term will make here. Now इतना ही टर्म हमें क्या करना है, ऐड करना है, इतना ही कैंसिल करना है और एज इट इज टर्म को लिख देना है. नाउ यू कैन सी हियर दिस विल मेक a minus b whole square. Okay, so fx equal to 32 times of sec inverse x minus pi by 4 whole square. Okay, then plus pi square by 8 minus pi square by 16. Okay, देन आफ्टर ओवरऑल अगर मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास जो फाइनली फंक्शन बन के आता है वो हमारे पास आएगा एफ एक्स इक्वल टू 32 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर. ये बन के आया. अब उसने क्या कर रखा, ये जब एफ एक्स क्या कर रहा है, एफ एक्स जब मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो एफ एक्स मिनिमम वैल्यू दे रहा है उसको उसने क्या बोल दिया, स्मॉल एम. तो मिनिमम वैल्यू के लिए डेफिनेटली आपको क्या करना है, जो वेरिएबल टर्म है दैट शुड बी मिनिमा, द वेरिएबल टर्म दैट शुड बी मिनिमा, दिस वन. ओके, नाउ फॉर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या, अगर हमें चाहिए एफ एक्स मैक्सिमा जिसको उसने कैपिटल एम बोल रखा है, उसके लिए क्या किया, 32 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर ओवर 16 प्लस सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर. तो वेरिएबल शुड बी मैक्सिमा होना चाहिए. एक सिंपल सी एक बात सोचो, अगर मैं सेकंड वर्स एक्स के कर्व की स्टडी करूं तो सेकंड वर्स एक्स का कर्व कुछ इस तरीके से चलता है. सी बेटा, कर्व पे कमांड तो होनी चाहिए, क्वेश्चन तभी बनेंगे. ठीक है, जीरो पाई पाई बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 एंड द नेचर ऑफ द कर्व इन दिस लाइक फॉर्म. इस तरीके से चलता है. ठीक है, इस तरीके से. तो हमारे पास जो सेकेंड वर्स एक्स की रेंज होती है, वाई बिलोंग करता है सेकेंड वर्स एक्स का 0 टू पाई बट एक्सक्लूडेड एट अ पाई बाय 2. तो मैक्सिमा के लिए हम इसमें क्या डाल सकते हैं, वी कैन पुट हियर एज अ पाई. ठीक है, वी कैन पुट हियर एज अ पाई. अगर मैं यहाँ पे पाई डाल देता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा. और मिनिमा क्या है, 100% भाई 0 से पाई के बीच में. स्क्वायर है तो स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, जीरो भी हो सकता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 जो कि 0 से पाई के बीच में माइनस पाई बाई 4 भी आता डाल सकते हैं. तो यहाँ पे हम पाई बाई 4 डाल के इसको मिनिमम बना देंगे. दैट मीन्स पाई बाई 4 डाल के मिनिमम बनाया तो स्मॉल एम जो हमारे पास आ रहा है 32 टाइम्स, अब ये तो जीरो हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा. दैट मीन्स हमारे पास कितना आ गया, 2 पाई स्क्वायर. मिनिमम वैल्यू तो हमें मिल गई. अब मैक्सिमम की बात करें तो पाई जब आप यहाँ पे पुट करते हो, पाई जब यहाँ पे पुट करते हो तो आफ्टर सॉल्विंग इट द मैक्सिमम वैल्यू कम्स आउट इज व्हाट, 20 p square. You can check it. Okay, doesn't matter, all the things are going in a right way. Okay, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी कैलकुलेशन आपकी सही जाएगी. तो कैपिटल एम आ गया 20 पाई स्क्वायर और स्मॉल एम आ गया 2 पाई स्क्वायर. कैपिटल एम आ गया 20 पाई स्क्वायर, स्मॉल एम आ गया 2 पाई स्क्वायर. ओके, तो जस्ट यू कैन सी हियर क्या कह रहा है, सम ऑफ मैक्सिमा, जो कि मैक्सिमा क्या मान लिया, कैपिटल एम, मिनिमा स्मॉल एम, दोनों को ऐड कर दे बेटे तो कितना आ जाएगा 22 पाई स्क्वायर. सो यू कैन से फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स अ ट्रायल्स फॉलो द हेड. नंबर ऑफ ट्रायल्स फॉलो द हेड, कितने ट्रायल्स है ना, 3 टाइम्स से टॉस किया ना तो ट्रायल्स फॉलो कर रहे हैं हेड को. तो भाई 3 टाइम्स है ना तो हेड टेल, भाई बताया सैंपल बना ले पहले, हेड टेल 3 का सैंपल स्पेस बना, हेड टेल हेड एंड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल. ओके, ये सैंपल स्पेस एक बार प्रॉपरली बनाते हैं, उसको लिखता हूँ मैं. तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है हेड हेड हेड, देन हेड हेड टेल, देन हेड टेल हेड, देन हेड टेल टेल, tail head head, tail head tail, tail tail head, then tail tail tail. This is the sample space. Okay, अब वो ये कह रहा है कि number of times a tail or tails follow a head, tail follow a head, tail follow a head. तो भाई हम क्या करते हैं, जो ट्रेल्स मान लो, जैसे मैंने एक्स आई देखा तो एक्स आई और उसकी प्रोबेबिलिटी ले ली पी एक्स आई.
ओके। जब नॉट फॉलो अहेड करें, नॉट फॉलो अहेड मान लो 0 टाइम्स, जब फॉलो अहेड नहीं कर रहा है, और जब 1 फॉलो अहेड करेगा, नंबर जस्ट वेट, इसने क्या बोला, एक्स नोट द नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल फॉलो अहेड, टेल फॉलो अहेड, ठीक है। तो जब 0 टाइम्स टेल फॉलो अहेड, तो टेल हेड को फॉलो ना करे तो ऐसा कौन सा केस है? मेरे को तो भाई ऐसे 4 केस दिख रहे हैं। टेल नॉट फॉलो अहेड, यू कैन सी वन, दिस वन, टेल नॉट फॉलो अहेड, एंड टेल नॉट फॉलो अहेड, एंड tail not follow ahead, this one, tail not follow ahead, एक, ओके। 4 केसेस हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, टेल नॉट फॉलो अहेड, ठीक है। तो वी कैन से 4/8, क्योंकि सैंपल स्पेस में हमारे पास कितना आ रहा है, 8 है। अब फॉलो अहेड 1 टाइम, कम से कम एक बार तो फॉलो करें, टेल फॉलो अहेड एक, तो ओके। तो इतने कौन कौन से केस हैं जो टेल फॉलो अहेड कर रहे हैं, टेल फॉलो अहेड, एंड tail follow ahead, tail follow ahead, tail follow ahead, so 4 case again, ठीक है। 4/8, so we can say 1/2 from here again, यहाँ से भी आ जाएगा 1/2 बस। अब क्या पूछ रहा है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, मीन म्यू है, वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर। तो मीन को हम समटाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल देते हैं, ई ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, समेशन ऑफ पी आई देन एक्स आई, ओके, पी आई देन एक्स आई। तो पहला तो बेटा आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1/2, ठीक है। तो मीन तो आपका आ गया यहाँ से 1/2, बहुत आसान था, मीन तो आ गया 1/2। अब वेरिएंस की बात करते हैं, तो वेरिएंस एक्चुअली में होता क्या है, 1/n समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर और माइनस ऑफ, नॉट 1/n, यहाँ पे 1/n नहीं लगेगा क्योंकि पी आई अपने आप में सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ टर्म्स को रखता है, और यहाँ पे आ जाता था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर, ओके, दिस वन। तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर, तो एक्स आई स्क्वायर भी बना लेते हैं, तो एक्स आई स्क्वायर क्या आएगा, वही तो है, सेम ही है। तो अगेन मल्टीप्लाई करेगा, ये तो 0 आ गया, पी आई एक्स आई स्क्वायर, नहीं जस्ट वेट, ओके, हाँ, यहाँ से आपका फिर से 1/2 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है सर। तो पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो यहाँ से अगर मैं क्रिएट करूँ पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो एक्स आई स्क्वायर पी आई स्क्वायर, तो वही बन जाएगा आपका क्या, एक 0 इंटू जस्ट पी आई कितना है, 1/2 इंटू 0 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लस दूसरे में कितना है, पी आई 1/2 एक्स आई का स्क्वायर, ओ एक्स आई का स्क्वायर तो 1 ही बनेगा ना, यहाँ पे ये 1 है, इसका 1 ही आएगा 1। तो एक तो ये बन गया समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4, तो एलसीएम आएगा 4, 2 2 जा -1, तो 1/4 आपका आ गया वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, कितना आ गया 1/4, जो कि वेरिएंस है, ठीक है। और म्यू की वैल्यू आ गई 1/2, सर ये दोनों वैल्यू नोन होगी। नाउ व्हाट इज आस्किंग, म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर एंड 64 टाइम्स, तो पहले तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर इन दोनों को हम ऐड करते तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम आएगा 4, 2 प्लस 1, तो 3/4 तो सर यहाँ से आ गया, तो डायरेक्टली पुट द वैल्यू 64 टाइम्स ऑफ 3/4, तो कितना जाएगा 48, ओके। तो 48 इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है बेटा आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7 आपको जीपी में दे रखे हैं A1 A2 A3 B, जीपी में टर्म इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म A1 A5 आपको ऑलरेडी दे रखा है, A1 A5 दे रखा है, ठीक है बेटे। तो A1 A5 28 है, A2 A4 29 है, द टर्म इज आस्किंग इज व्हाट A6, द टर्म इज आस्किंग व्हाट A6। तो सर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझो, हमें जो डाटा दे रखा है उसी को कन्वर्ट करते जाते हैं। A1 A5 हमें दे रखा है 28, एंड फ्रॉम हियर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हम कह सकते हैं कि ये तो ए ही होगा, यहाँ से कितना आ जाएगा ए आर इसकी पावर 4 इस 28, सो वी कैन से हमारे पास आ गया ए स्क्वायर आर की पावर 4 इक्वल टू 28। इक्वेशन नंबर 1,
नाउ सेकेंड डाटा में क्या दे रखा है उसको भी हम देख लेते हैं। अनदर वन डाटा इज गिवन दैट a2 plus a4, तो a2 plus a4, a2 plus a4 equal to 29, so we can say ar की पावर 1 plus ar की पावर 3 equal to 29। ओके सर, फ्रॉम हियर वी कैन से ar अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 29, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके सर, अब सिंपल से क्या है, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करना आना चाहिए, तो कैसे करेंगे उसका तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करो, आप इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर देन 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर जैसे मान लो थर्ड आ गई। इस थर्ड इक्वेशन से जस्ट मैं कोशिश करूंगा फ्रॉम फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट। तो अगर मैंने थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर देन 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 28। तो ए स्क्वायर से सर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। नाउ द इक्वेशन विल कन्वर्ट इन योर लीनियर वेरिएबल, वन वेरिएबल में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। क्या सर, आर स्क्वायर से दो पावर यहाँ पे कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर बाय 28। यहां तक सर आ गया, यहां तक हमारे पास आ गया। अब सॉल्व करने का तरीका सर बेस्ट हमारे पास क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ समय के लिए लेट कर लो, क्या सर, आर स्क्वायर इक्वल टू टी, तो आपके पास कितना हो गया 1 प्लस टी का होल स्क्वायर बाय टी इक्वल टू 29 का स्क्वायर बाय 28। नाउ यू कैन सी हियर दैट होल इक्वेशन विल मेक इन अ क्वाड्रेटिक। और इससे भी बेस्ट मैं आपको एक तरीका बताता हूं, इसको सॉल्व करने का दूसरा एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, क्योंकि रूट्स निकालने में आपको 100% प्रॉब्लम होगी इस तरीके से अगर आप जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ सर, क्या हमें मालूम है कि सर अगर मैं इसको थोड़ा रिवर्स में लिखूँ तो हमारे पास आर स्क्वायर बाय 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू कुछ ऐसा दे रखा है, कैसा सर, 28 बाय 29 का स्क्वायर, ये दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा जी, एक चीज तो हमें यहाँ पे डाटा को देखने से क्लियरिटी दिख रही है, क्या सर, क्लियरिटी ये दिख रही है कि सर आर स्क्वायर 28 है, यहाँ पे 29 का स्क्वायर है। इसका मतलब आर स्क्वायर को अगर मैं 28 डाल दूं, जस्ट सी 28, ठीक है, नहीं आर स्क्वायर को अगर मैं 28 डालता हूँ, जस्ट सपोज आर स्क्वायर को मैं 28 डालता हूँ, देखना जरा बेटा, तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो 28 बाई 1 प्लस 28 का होल स्क्वायर। अरे सर ये क्या, ये तो वही आ गया 28 बाई 29 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स विदाउट सॉल्विंग बाय कंपेयरिंग द एलिमेंट ऑफ द गिवन डाटा वी डायरेक्टली से आर स्क्वायर विल बी द 28, आर स्क्वायर विल बी द 28। बस तो यही हमारे पास डाटा था। अगर एक बार आर की वैल्यू मिल गई सारा कुछ तो नोन हो गया, ठीक है। तो आर इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, आर हमारे पास आ जाएगा √28। तो आर की वैल्यू तो हमें मिल गई, ठीक है, आर की वैल्यू तो हमें मिल गई सर, आर की वैल्यू मिल गई तो हमें एक टर्म दे रखा था यहाँ पे ए, हाँ ठीक है, जस्ट वेट, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई √28। अब अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ दिस प्लेस पे, तो हमें ए स्क्वायर क्या मिलेगा, जस्ट सी ए स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 28 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये आ जाएगा 28, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 बाय ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आ जाएगी √28। बस जब हमें दोनों डाटा मिल गए, व्हाट इज आस्किंग A6, सर A6 निकालना बहुत आसान है। अब जब हमें ए और आर की वैल्यू गई, A6 इज व्हाट, AR टू द पावर 5, सो A is value what 1 by √28 and R to the power 5 means √28 to the power of 5, that means बचेगा क्या, √28 to the power of 4, then it will be the 28 to the power of 2। so what will be the 28 to the power 28 to the power 2, just go through the unit digit will be 6, sorry not a 4, unit digit will be 28 square what 784। so option number third will be the right answer, ठीक है सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन आपको L1 L2 दो लाइन दे रखी हैं इंफॉर्मेशन में, ओके, और ये कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 L2, जस्ट सपोज वी हैव अ वन लाइन L1 हमें दे रखी है सच दैट x - 1/2 इक्वल टू y - 2/3
और इक्वल टू जेड माइनस 3/4। एक अनदर लाइन आपको दे रखी है, सॉरी कट नहीं कर सकते, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, मान लेता हूँ ये कुछ हमें अनदर लाइन दे रखी है L2 कुछ इस तरीके से, ठीक है। L2 इज गिवन दैट सच दैट x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/4 z माइनस 5/5। दीज आर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ना वो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच की कोई शॉर्टेज डिस्टेंस अगर है, कोई भी एक शॉर्टेज डिस्टेंस है, कोई भी एक शॉर्टेज डिस्टेंस, ये मान लो जैसे दे रखी है, ओके। तो सबसे पहले काम करता हूँ इस पॉइंट को, और वो कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस पर लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट है जो इस पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, L1 पे मैंने मान लिया हमारे पास ये एक पॉइंट A है, इसको मैंने मान लिया B पॉइंट, ठीक है। अगर मैं L1 को मान लूँ म्यू, ठीक है, और L2 को यहाँ पे लाइन को कर दूँ लैम्डे से रिप्रेजेंट कर दूँ, दैट मीन्स वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ए इन टर्म्स ऑफ म्यू। व्हाट विल वी गेट द कोऑर्डिनेट्स? 2 म्यू प्लस 1 एंड 3 म्यू प्लस 2 एंड 4 म्यू प्लस 3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। नाउ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हमें मिलेंगे? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 4, देन 5 लैम्डा प्लस 5, ओके। ये तो हमें दोनों मिल गए, ठीक है। ए बी दिस वन नोन हो गया हमें, ठीक है बेटे बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, हम जानते हैं कि सर इस शॉर्टेज डिस्टेंस का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो आपका 101% B1 क्रॉस B2 का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन रेशियो होगा, है कि नहीं? जो डायरेक्शन रेशियो B1 क्रॉस B2 का होगा वही ए बी का होगा, सेम ही है, क्योंकि डायरेक्शन क्रॉस करने पे ही हमें शॉर्टेज डिस्टेंस लेते हैं। तो हमें करना क्या, सबसे पहले क्या है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किसका? L1 और L2 का। तो सबसे पहले यहाँ से B1 देखो, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है? B1 वेक्टर है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यहाँ से B1। और B2 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कितना? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k। सो ए बी डायरेक्शन रेशियो विल मेक व्हाट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का डायरेक्शन रेशियो बना लेते हैं। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास आएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और म्यू, वी कैन से दैट 2 म्यू प्लस 1, वी कैन से 3 लैम्डा, B1 2 मैंने B2 किया था ना, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो जाएगा आपका, वी कैन से 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 म्यू माइनस 1, ये तो हो गया एक्स का हो गया, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। ऐसे आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 3 म्यू माइनस का 2, इसी तरीके से आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 5 माइनस 4 म्यू माइनस का 3, ओके। तो ये तीनों डायरेक्शन रेशियो हो गए। और अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो पता लगेगा कि एक तरह से, चलो जस्ट अ वेट, ये जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है, दिस वन डायरेक्शन रेशियो, दिस वन डायरेक्शन रेशियो, B1 क्रॉस B2 जब आप करते हो तो एक बार को B1 वेक्टर की बात करते हैं, दिस वन B2, ओके। इनका क्रॉस करना है, ठीक है जी, कर लेते हैं। B1 क्रॉस B2 जब आप करते हो, ठीक है, डिटरमिनेंट फॉर्मेट इस तरीके सॉल्व करते हैं ना, I J K, इसमें B1 की जगह आप डालोगे 2 देन 3 देन 4, यहाँ पे आएगा 3 4 देन 5। ऑन द बेसिस दैट आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द B1 क्रॉस B2 वेक्टर इज व्हाट? B1 क्रॉस B2 आ जाएगा आपके पास माइनस आई प्लस 2j और माइनस का ऑफ के, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। दैट मीन्स जो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास आ गए, सेम डायरेक्शन रेशियो, अगर मैं ए बी की डायरेक्शन रेशियो की बात करूँ तो हमारे पास है -1 2 देन -1। तो हम ये कह सकते हैं जो B1 क्रॉस B2 पे हमें डायरेक्शन रेशियो मिल रहे हैं और जो हमारे लैम्डा और म्यू के टर्म्स में डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि सर दिस वन डिवाइडेड बाय, सॉरी, ठीक है, दिस वन डिवाइडेड बाई -1, ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 बाय -1, ओके, इस तरीके से लिखेंगे हम। और ये इक्वल टू, सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, 4 लैम्डा माइनस 3 म्यू प्लस 1 बाय 2, एंड थर्ड वन इसी तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 4 म्यू प्लस 1 बाय, डायरेक्शन रेशियो क्या था थर्ड, -1, ओके, -1। और ये इक्वल टू मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बेटा इक्वल टू पुट कर दिया किसके बराबर? के बराबर, ठीक है, के बराबर। अब हमारे पास अननोन कितने हैं? लैम्डा म्यू एंड के। इक्वेशन कितनी बनेगी? 3।
ठीक है, फर्स्ट इसके साथ में आप बनाइएगा, दूसरी फिर इसके साथ में, तीसरा फिर इसके साथ में। 3 इक्वेशन 3 अननोन जब आप सॉल्व करते हैं तो म्यू की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1/3 और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/6। दिस इज द कैलकुलेटेड पार्ट, यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, तो जब आप म्यू और लैम्डा की वैल्यू आप डालते हो तो उसके बेस पे आपको ए और बी पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है बेटे, म्यू की वैल्यू आपके आप पास आ जाती है 1/3, लैम्डा की वैल्यू आती है माइनस का 1/6। ओके, जब आप यहाँ पे पुट करते हो तो उसके बेस पे आपको नोन पॉइंट मिल जाते हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी, तो उन पॉइंट्स को मैं मेंशन कर देता हूँ प्रॉपरली यहाँ पे। म्यू की वैल्यू 1/3 डालेगा तो ये 2/3 + 1 मतलब 5/3, तो 5/3 ठीक है। ए पॉइंट अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो हमारे पास ये पहला बन जाएगा 5/3 और दूसरा हमारे पास आ गया 3 और तीसरा आ जाएगा 13/3। आप चेक कर सकते हो, म्यू की वैल्यू 1/3 डालोगे 9 प्लस। ओके ठीक है, अब बी की अगर मैं बात करूँ, बी पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, बी अब लैम्डा की वैल्यू -1/6 तो माइनस का 1/2 + 2 तो आपके पास आ जाएगा 3/, ठीक है 3/2। तो पहला पॉइंट मिल गया 3/2, दूसरा मिल जाएगा 10/3। ओके 10/3, जस्ट अ वेट, माइनस का 2/3, ठीक है ओके 10/3 एंड थर्ड वन आपके पास आ जाएगा 25/6। ये आपके पास कुछ पॉइंट्स आ गए। ठीक है, हाँ ये मत भूलना कि जो L1 है वो L1 ये ए जो है L1 पे लाई कर रहा है, जो बी पॉइंट है आपका वो L2 पे लाई कर रहा है। ठीक है, L2 पे, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक मैंने नोन इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है कि कोई भी पॉइंट जो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन के बेस पे ये जो आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, कौन सा पॉइंट इस पे लाई करेगा। सिंपल सी बात है कि सर अगर जो भी पॉइंट इस पे लाई करेगा वो मान लो, जैसे कि मान लो कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो P1 आ गया, P1 पॉइंट अगर इस पे लाई करा तो हम ये कह सकते हैं P1 B से जो वेक्टर बनेगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ AB होना चाहिए वेक्टर, मतलब डायरेक्शन रेशियो के बेस पर अगर मैं भी कहें तब भी कह सकते हैं कि AB का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा किसके, या ऐसे बोल लो कि डायरेक्शन रेशियोज किसका, P1B का जो डायरेक्शन रेशियो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज कर लो आप AB का, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, वही पॉइंट लाई करेगा इस पे। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर है सर। मैं जैसे अगर इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा यहाँ से कॉपी करके अलग से लिखता हूँ तो क्लियरिटी आएगी। ओके चलो, तो अब हमें जैसे पॉइंट चेक करना है कौन सा इस पर लाई करते हैं, तो डायरेक्ट जैसे आंसर है मैं उसी पॉइंट से जस्टिफाइड कर देता हूँ। ठीक है, बट आपको तो चेक करना है सर सारे पॉइंट्स। तो हमारे पास जैसे फोर्थ ऑप्शन है 14/3। ओके, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन की डायरेक्ट मैं बात करता हूँ 14/3। ओके, दूसरा है -3 देन 22/3। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट से मैं P1B का डायरेक्शन रेशियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 14/3 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14/3। ओके, देन माइनस का, जस्ट वेट से नहीं होगा। ओके, इसको डायरेक्शन रेशियो अगर बताएगा, इसका जैसे जैसे वेक्टर है तो मैं वेक्टर B माइनस P ऐसे पोजीशन वेक्टर के बेस पे लिखता हूँ। तो B कितना है 3/2 माइनस 14/3। ओके, 3 के टर्म्स में तो बेस्ट ही रहेगा। जस्ट वेट, आप एक काम करो ना, P1B की जगह P1A निकाल लो, है तो दोनों से वही सेम ही आएगा, बट आप इसके बेस पे देख लो। ठीक है, लाई करेगा इस पे तो प्रोपोर्शन में होना चाहिए बस डायरेक्शन वेक्टर। तो मैंने क्या किया 14/3 माइनस 5/3, एक तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। दूसरा कितना आ जाएगा 3 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तीसरा कितना आएगा, जस्ट अ वेट, ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। हाँ, 14/3 माइनस 5/3 -3 देन थर्ड वन कितना आ जाएगा 22/3 माइनस 13/3। ओके, ये आ गया डायरेक्शन। इसमें से अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 9/3 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6 और यहाँ से सर हमारे पास कितना आ जाएगा और बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 9/3। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो हमें पता लग रहा है ये 3 - 6 और 3 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो हमारे पास कितना बच रहा है 1 - 2 और 1, 1 - 2 और -1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है 1, और हमें मालूम है ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो कितना आया था -1। आई थिंक जस्ट अ वेट चेक करने दो, हाँ
डायरेक्शन रेशियो कितना था, -1 2 -1 कितना आया था, -1 2 -1। और जो हमारे पास ये इसका जो पॉइंट P है, फोर्थ पॉइंट जो मैंने चेक किया है, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना आ रहा था हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ 1 -2 एंड 1, 3 टाइम्स ऑफ 1 -2 देन 1। अगर मैं यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लूँ तो माइनस का 3 टाइम्स ऑफ -1 2 देन -1। आप देखने से समझ सकते हो कि जो डायरेक्शन रेशियो है प्रोपोर्शनलिटी में आ रहे हैं, दिस वन यू कैन सी हियर, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी ये था, वो प्रोपोर्शनलिटी मारे लैम्डा टाइम्स ऑफ, दैट मीन्स 101% ये जो है ना पॉइंट पी, जो फोर्थ मैंने पॉइंट लेके चला हूँ, वो इस पर लाइक कर रहा है। इसी तरीके से हमें क्या, अच्छा जो भी डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनलिटी में नहीं मिलेगा पॉइंट का, तो वो पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं कर सकता। सो वी कैन से फोर्थ पॉइंट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो इस पर लाई कर रहा है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन दिस क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है सर। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। ओके, कैसे, सबसे पहले एक काम करो सर, आप एंटी लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग ले लो, ठीक है। अगर बोथ साइड लॉग लेते तो इधर भी लॉग ले लोगे, तो इधर भी लॉग ले लोगे, ठीक है सर। तो यहाँ से होगा क्या, जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। सो वी कैन से 5 log x बेस क्या है आपका ई है, ओके, बेस ई का होल स्क्वायर देन प्लस ऑफ 3, ओके, और लॉग ऑफ ई बेस ऑफ ई जो कि बनी बन जाएगा इक्वल टू 8 आगे आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई, ओके, लॉग एक्स बेस ई। तो यहाँ से तो आपका ये तो 1 बन गया, तो इक्वेशन क्या बन के आ गई, 5 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स बेस को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, देन प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखने से आपको पता लग गया होगा कि ये सेकंड डिग्री में इक्वेशन बन रही है, और सेकंड डिग्री में ऐसे करने के लिए आपको करना क्या है, लेट कर लो लॉग एक्स को एज अ टी, ठीक है। तो अगर मैं लेट किया लॉग एक्स बेस ई को एज अ टी, तो हमारे पास हो गया 5t² प्लस 3 इक्वल टू 8 ऑफ टी। तो 5t² माइनस का 8t प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0। और आप इस इक्वेशन को स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, कैसे, 5t² माइनस का 5t माइनस का 3t प्लस 3 इक्वल टू 0, ऑन द बेसिस ऑफ दैट 5t कॉमन देन t माइनस 1 माइनस 3 कॉमन t माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t, दो वैल्यू आपको मिलेंगी, एक आएगा t इक्वल टू 1, एक आएगा t इक्वल टू 3/5। नाउ रिप्लेस द t, आपने log x बेस e को माना था t, log x बेस e को माना था t, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। टेक द एंटीलॉग एंटीलॉग टेक द एंटीलॉग, सो ऑन द बेसिस दैट एंटीलॉग लॉग कैंसिल आउट फॉर x इक्वल टू e, एक तो सॉल्यूशन नहीं मिला, एक यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू e टू द पावर 3/5। दो सॉल्यूशन, इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो सर ऐड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस है प्रोडक्ट है तो एडिशन में जाएगा एक्सपोनेंट। जैसे अगर ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया, जस्ट सपोज यू हैव x1, दिस इज x2, तो दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, x1 x2, e टू द पावर 1 e टू द पावर 3/5। नाउ e टू द पावर 1 प्लस 3/5, और यू कैन से e टू द पावर 8/5 इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन आपको जो दे रखा है टर्म्स, उसको पहले हम समझते हैं, बेसिक से समझते हैं। पहली इंपॉर्टेंट इसमें चीज क्या है ना, आपको एस एन दे रखा है, यू कैन सी हियर एस एन दे रखा है सर, ओके, एस एन दे रखा है दिस वन। अब इससे तो सबसे पहले हम निकालेंगे टी एन। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। सो सर एस एन तो हमें दे रखा है, क्या है, एस एन इक्वल टू दे रखा है 2n-1 2n+1 2n+3 2n+5 डिवाइडेड बाय 64। नाउ अगर मैं एस एन माइनस 1 चाहते हैं, नाउ यू हैव टू रिप्लेस एन बाय एन माइनस 1। सो व्हेन यू रिप्लेस n by n minus 1, what you will get, now you replace 2 then n minus 1 then minus of 1, now 2 n minus 1 then plus of 1। similarly यहाँ पर भी रिप्लेस कर दो, 2n minus 1 then plus of 3 then 2n minus 1 then plus of 5 डिवाइडेड बाय 64, क्योंकि ये तो करना पड़ेगा सर, ठीक है, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास एस एन माइनस 1 कितना आ जाएगा, you will get 2n minus 3 from here,
2n minus 1 from here, 2n plus 1 from here, 2n plus 3 divided by 64. एक तो sn minus 1 from here and sn from here. Why these two steps having requirement to solve the question? The reason is that tn equal to sn minus 1. ओके तो जब हम दोनों को sn के साथ में माइनस sn माइनस 1 करते हैं तो tn जो हमारे पास बन के आएगा सर, tn फाइनली हमारे पास जस्ट अ बिट sn माइनस 1 कॉमन तो टर्म ले लेते हैं, जैसे 2n माइनस 1 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3 ये भी कॉमन तो कॉमन वाले तो टर्म बाहर ले लेते हैं, 2n माइनस 1 2n प्लस 1 देन 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 64 तो बाहर लेते हैं, जो बचेगा वो लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है 2n प्लस 5 देन माइनस किया गया क्या 2n माइनस 3 और डिवाइड बाई 64 तो ऑब्वियस है इससे ये कट जाएगा 8 आएगा 8 टाइम्स आएगा तो तुम्हारे पास tn बन जाएगा बेटे 2n minus 1 2n plus 1 2n plus 3 divided by 8. This is requirement term for the solving another step of the question। ठीक है तो हमारे पास tn आ गया 2n minus 1 2n plus 1 2n plus 3 by 8। ओके सर उसके आगे सॉल्व कर तो मैंने क्या किया पहले तो tn को मैंने यहाँ लिख लिया 2n minus 1 2n plus 1 2n plus 3 by 8। ओके ये फाइनल स्टेप अभी हमारे पास यहाँ पे आया। अब इसके आगे क्या करना है उसको मैं प्रोसीड करूँगा, बट बिफोर दैट सबसे पहले इसको 1 बाय tn में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 बाय 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3। अब इसका समेसन बता रहा है भाई, समेसन फाइंड करेंगे, समेसन ऑफ सीरीज। ओके अब यहाँ से आता है इंपॉर्टेंट टर्म क्या कि समेसन ऑफ 1 बाई टी एन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सर 8 तो बाहर है। अब एक्सट्रीमिटीज को पकड़ो, उनका डिफरेंस क्रिएट कर दो न्यूमरेटर में, तो 2n प्लस 3 माइनस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा टर्म लिख देंगे। ठीक है 2n प्लस 1 2n प्लस 3। ओके तो समेसन ऑफ 1 बाय टी एन जो कि 8 बाहर है बच्चे, और यहाँ से देखा जाए तो डिफरेंस क्रिएट करेगा तो तेरा यहाँ पे कितना बचेगा 4 आ रहा है। ठीक है तो 4 को मैं बैलेंस कर देता हूँ, बाहर कंसीडर करके 4 बैलेंस कर दिया। और अब मैं अगर इसको स्प्लिट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय ये तीनों टर्म जब पहले के साथ 2n प्लस 3 के साथ जाएंगे तो 2n प्लस 3 कट जाएगा तो 2n माइनस 1 क्या बचेगा 2n प्लस 1 बचेगा। ठीक है अब माइनस कंसीडर के साथ में दूसरे के साथ भी इसी तरीके से करूँ तो 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 बट के कट गया तो 2n प्लस 1 और ये कितना बचेगा 2n प्लस 3 बचेगा। यहाँ तक हो गया। देन अब क्या करना है सर, तो बाहर तो बेटा आ गया तुम्हारा 1 बाई टी एन इक्वल टू कितना आ गया 2 बाहर है अगेन। ठीक है अब इसको दो पार्ट्स में बांट दिया मैंने। ठीक है पहला 2 देन समेसन ऑफ 1 बाय, अब इसको फिर से मैं लिख देता हूँ 2n प्लस 1 और यहाँ से लिख देता हूँ माइनस का 2n माइनस 1। ओके फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे कितना क्रिएट हो रहा है, इसको दो पार्ट्स में पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक दो पार्ट्स में बांट देता हूँ, एक ये और फिर माइनस का 2 इसको दे के इसको भी मैं दो पार्ट्स में कर दिया कुछ इस तरीके से। समेसन ऑफ इसको भी 2n प्लस 3 और माइनस 2n प्लस 1 में करके इसको भी, हाँ पहले ऊपर कितना क्रिएट हो रहा है कांस्टेंट आ रहा है 1 प्लस 1 2 तो मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया बैलेंस। ठीक है यहाँ पर भी देखा जाए 3 माइनस 1 2 तो 2 से डिवाइड कर दिया बैलेंस, और बाकी टर्म को मैंने एज इट इज यहाँ पे फिर से लिख दिया। यहाँ पर भी क्या किया फिर से लिख दिया फिर से लिख दिया। ओके दिस वन। अब क्या करना है सर, बस बन गया क्वेश्चन, दो पार्ट में डिवाइड था आगे होता चला जाए। अब हमें क्या करना है कैंसिलेशन की तरफ जाना है, तो उससे पहले एक काम करते हैं हमारे पास आ जाएगा ये इसको अगर स्प्लिट करेगा तो समेसन ऑफ 1 बाय यहाँ से आ जाएगा आपका 2n माइनस 1, ऐसा आ जाएगा माइनस समेसन ऑफ 1 बाय 2n प्लस 1। एक तो पार्ट ये था प्लस साइन लिया, सॉरी प्लस क्यों माइनस है, माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा समेसन ऑफ 1 बाय 2n प्लस 1। ठीक है और ये माइनस बाहर ही रखते हैं, अंदर माइनस समेसन ऑफ 1 बाय 2n प्लस 3। ये अल्टीमेट अब सॉल्व करना, आप वर्टिकल टर्म्स लिख लेते हैं। n की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे डाली 1, डार्क पेन यूज करते हैं, n इक्वल टू 1 डाला तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 3, n इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 5। इसी तरीके से n इक्वल टू मैं n यूज करता हूँ तो 2n माइनस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 2n प्लस 1। ओके
इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं माइनस को तो बाहर ही रखता हूँ, ब्रैकेट में फिर से टर्म लिखता हूँ, एन की वैल्यू 1 डालता हूँ तो 1/3 माइनस 1/5, फिर एन की वैल्यू 2 डालूंगा तो 1/5, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 डाला तो 7 एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलते चलते लास्ट में आएगा 1/2n+1 माइनस 1/2n+3। ओके, ये टर्म्स हमारे पास आ गए। अब यहाँ से देख बेटे, ये वर्टिकल टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे सारे के सारे, तो ये भी कट जाएगा, बचेंगे 2 टर्म्स। ये वर्टिकल टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे सारे के सारे, बचेंगे 2 टर्म्स। तो क्या 2 टर्म्स बचेंगे उनको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक बच रहा है 1 माइनस 1/2n+1, एक तो ये बचा, माइनस यहाँ से कितना बचेगा आपका, यहाँ से बच रहा है माइनस ऑफ 1/3 और माइनस का 1/2n+3 ये बच रहा है, ठीक है। और लिमिट आपकी चल रही है सर n टेंस टू इनफाइनाइट, तो डालो ना भाई n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये 0 1 माइनस 1/3 कम्स आउट इज 2/3 इज द राइट आंसर, ठीक है सर, 2/3 इज द राइट आंसर। सो वी कैन से ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम ऑल द English alphabets 5 letters are chosen and are arranged in alphabetical order, then total number of ways in which the middle term is m, middle term is m। तो सिंपल सी मेरी एक बात समझो बच्चा, मिडिल टर्म्स बोलना कि m होना चाहिए, तो देख मेरे भाई स्टार्टिंग्स के हमारे पास कितने हैं, m होता है, m 13 पोजीशन पे होता है, m 13 पे होता है, तो 13 से पहले कितने आएंगे 12 लेटर्स, ओके सर। और उसके बाद इधर कितने लेटर्स होंगे आपके पास, नेक्स्ट, तो भाई नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इस साइड तो हो गए तो आपके पास कितने 12 लेटर्स, अब टोटल 26 होते हैं, ठीक है। ये तो एक लेटर हो गया, 13th लेटर है, ठीक है। तो इधर कितने होंगे, इधर अगर आपके 13 हो गए, ये 12 हो गए, तो 25 एंड 16, ओके ठीक है। तो 101% इधर कितने होंगे 13 लेटर्स होंगे, ये 13th लेटर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका m दे रखा है। अब ये कह रहा है कि सर नंबर ऑफ पेज बताओ अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देख बेटे, जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं डाटा को, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो ये है कि उनको अरेंज करने का बेस सिर्फ एक ही होगा, क्या होगा, एक ही होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमसे कह रहा है कि फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट 5 लेटर्स आर चूजन। तो भाई देखो मिडिल टर्म ये होना चाहिए, दैट मीन्स हमें यहाँ से 12 में से कितने लेटर उठाने हैं, 2 उठाने हो। अरेंज करने का कितना तरीका है सर, 1 वे, इससे ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात कर रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाउ सिमिलरली 13C2 उठाना, उसको अरेंज करने का 1 वे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का तरीका सिर्फ एक ही होता है। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ वेज, सो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ वेज इज 12C2 into 1 इंटू, इसको m को लिखने का तरीका एक ही है, देन 13C2 into 1, और भी कैन से 13C2 into 12C2 into 13C2, और भी कैन से 12 को 2 बार घटते क्रम में लिख लो, 13 को 2 बार घटते क्रम में लिख लो, 1 को 2 बार बढ़ते क्रम में लिख लो। ये मैंने आपको शॉर्ट की बताई है इसको सॉल्व करने का, ठीक है सर। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 6 टाइम्स जाएगा और ये आपका 6 टाइम जाएगा, तो 66 into 78, 66 into 78, what will comes out is I think which one option is correct, fourth option, okay, fourth option, or we can say 5148 is the right answer, ठीक है सर, 5148 is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिस वन इज द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले यहाँ से समझने वाली बात क्या है बेटा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है सर कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको x जो है ना, x जो है फंक्शन ऑफ y है, तो y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। क्या हमें दे रखा है वाई स्क्वायर देन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्या किया, इस यहाँ पे लिखा माइनस एक्स माइनस 1 वाई इक्वल टू डी वाई लिख लिया, ओके सर, डी वाई, ओके। नाउ अगर मैं यहाँ से देखो, पहली बात तो ये है एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डी एक्स बाई डी वाई बनाएंगे, वाई क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डी एक्स बाई डी वाई बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई क्रिएट किया यहाँ पे, ओके। और ये माइनस का एक्स प्लस का
वन वाई वाई बना लिया। ओके जी, तो अब मैंने वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास बन के आ जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वन बाय वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का वन बाय वाई क्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, पहले फॉर्मेट तो बनेगा तभी भी होगा। ठीक है बेटे, तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे हमारे पास जो बन के आ गया है, पहले तो यही पॉइंट है, इसको समझ लिया तो आगे क्वेश्चन बन गया, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा, डी एक्स बाई डी वाई बनेगा। ओके, तो अगर मैं इसको देखूँ तो डी एक्स बाय डी वाई यहाँ से आ जाएगा प्लस का वन वाई वाई स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू वन वाई वाई क्यूब। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्रॉपर्ली सॉल्यूशन की तरह से निकालेंगे। देखो भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, देखो क्या है, डी एक्स वाई डी वाई प्लस पी एक्स सॉरी ओके, डी एक्स वाई डी वाई प्लस पी वाई नॉट पी एक्स इक्वल टू क्यूब। ओके, पी एंड क्यू इज द फंक्शन ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पे बाई क्या है, बाई आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स क्या डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके सर, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, वन बाय बाई स्क्वायर। इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर पी देन डी ऑफ वाई। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू एक्स इक्वल टू होल का इंटीग्रेशन क्यू इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन डी ऑफ वाई प्लस ऑफ सी। दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला वी विल यूज फॉर गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पी की वैल्यू मिल गई और सर क्यू की वैल्यू मिल गई वन बाय वाई क्यू। अब इसको बस सॉल्व भी करना है सर। ठीक है, तो आओ जी तो सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन वन बाय वाई स्क्वायर देन डी वाई। सो वी कैन से ई टू द पावर माइनस वन बाय, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, जस्ट अ वेट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो पहले निकालना ना, minus y to the power minus 2 then dy, so we can say that e to the power यहाँ से आ जाएगा y to the power minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1, और we can say आ गया हमारे पास e to the power y की पावर माइनस वन बाय माइनस वन, और वी कैन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कम्स आउट इज ई टू द पावर माइनस का वन बाय वाई, ई टू द पावर माइनस वन बाय वाई। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके सर, नाउ अब क्या करना है, अब हमें सॉल्यूशन में यूज करना है, तो हम जानते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर माइनस वन बाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर माइनस वन बाई वाई इंटू क्यू, क्यू इज वन बाय वाई क्यू, then we can write it as a d of y plus of c। बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, अगर इसको सॉल्व कर सके तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा सर, बट मैं ही प्रोसीड करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो अब हमें करना क्या है, मैं एक काम करता हूँ, क्या सर, माइनस का वन वाई वाई कंसिडर किया एज ए टी, तो सर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, वन वाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू आ जाएगा डी टी। ओके सर, ये आ जाएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है, क्या सर, मैंने क्या किया, माइनस का वन वाई वाई को क्या माना, एज अ टी। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारे पास ई की पावर टी, और यहाँ से मैंने माइनस का वन वाई वाई अलग किया, और वी कैन से जस्ट वन वाई वाई को मैंने अलग किया, और वन वाई वाई स्क्वायर और डी वाई को एक साथ किया, देन प्लस ऑफ सी। तो यू कैन सी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे डी टी डाल सकता हूँ, और वन बाई वाई की जगह माइनस ऑफ टी लगा सकता हूँ। ठीक है जी, तो अल्टीमेट हमारे पास क्या हो गया, एक्स इंटू ई की पावर माइनस वन बाय वाई इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर टी इंटू माइनस ऑफ टी, क्योंकि वन बाई वाई की जगह मैं माइनस टी डाल दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा डी टी प्लस ऑफ सी। हमें ये दिख रहा है कि दो फंक्शन, एक एल्जेब्रिक एक एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हाफ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ई ये वाला ई की पावर टी, ठीक है, इंटू टी, तो ये हमारे पास आ गया एक्स ई की पावर माइनस वन बाय वाई इक्वल टू माइनस देन टी देन ई टी देन डी टी प्लस ऑफ सी। ओके जी अब इसको बाई पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बाई पार्ट ही बनेगा क्वेश्चन ये, तो एक्स ई की पावर माइनस वन बाई वाई, ओके, आइलेट के अंदर ये सेकंड फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर ले लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो वन ही हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
देन डी टी प्लस ऑफ सी। तो आपको देखने से पता लग गया कि सर आपके पास आ जाएगा एक्स ई की पावर माइनस वन बाई वाई माइनस टी, देन ई टू द पावर माइनस वन बाई वाई। ओके, तो माइनस माइनस प्लस ई टी प्लस ऑफ सी, हमारे पास अल्टीमेट ये आ गया। ठीक है, अल्टीमेट ये आ गया। इसको यहाँ से कॉपी करके सॉल्यूशन को हम आगे अपने क्वेश्चन के साथ ले जाते हैं। ओके बेटे, तो अब जो हमारे पास ये आया है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है टी को। टी को मैंने क्या माना था, माइनस का वन बाय टी। ओके, नाउ रिप्लेस टी। तो टी को मैं रिप्लेस करूंगा तो आ जाएगा एक्स ई की पावर माइनस वन बाय वाई इक्वल टू माइनस माइनस टी को मैंने माना था ई की पावर, यू कैन सी हियर मैंने टी को क्या कंसीडर किया था, हाँ दिस वन, माइनस वन बाय वाई। तो माइनस वन बाई वाई मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे माइनस वन बाई वाई, तो आपका हो जाएगा वन बाई वाई आएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा वन बाई वाई, वेट ठीक से वन बाय वाई, और यहाँ से आ जाएगा ई की पावर माइनस वन बाई वाई और प्लस ई की पावर माइनस वन बाय वाई प्लस ऑफ सी। अब आपको इन्फॉर्मेशन में ये दे रखा है कि सर वन पे एक्स, वाई की वैल्यू वन पे, वाई की वैल्यू वन पे, एक्स की वैल्यू क्या है, वन है, एक्स की वैल्यू क्या है, वन है। तो बस यही डालना है, वन वन। अगर मैं वन वन पुट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा वन देन ई की पावर माइनस वन इक्वल टू वन देन ई की पावर माइनस वन प्लस ई की पावर माइनस वन। ठीक है, प्लस सी। तो देखने से पता लग गया सी की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ ई की पावर माइनस वन। सी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, और भी कैन से, अगर सी की वैल्यू और देखा जाए तो माइनस का वन बाय ई इज द वैल्यू ऑफ सी। बस अब यही पुट करना है। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई एक्स ई की पावर माइनस वन बाय वाई इक्वल टू वन बाय वाई ई की पावर माइनस वन बाय वाई प्लस ई की पावर माइनस वन बाय वाई और माइनस का वन बाय ई। अब सिंपल सा क्या करना है, सर हमसे पूछ रहा है कि वाई की वैल्यू जब आप वेरिएबल की वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जब वन बाई टू डालते हो तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी। तो डाल दो वन बाई टू, तो एक्स की पावर आ जाएगा ई की पावर माइनस टू इक्वल टू टू ई की पावर माइनस टू और प्लस ई की पावर माइनस टू माइनस वन बाय ई। तो अल्टीमेट क्या आ गया, अगर देखा जाए सिंपल सा, इसमें ई की पावर टू का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो एक्स है, यहाँ पे क्या रहेगा टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ई की पावर टू और डिवाइड बाई ई है तो कितना रहेगा ई। तो कितना आ गया, ये अल्टीमेट आ गया आपके पास 3 माइनस ई इज द फाइनल सॉल्यूशन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और कैलकुलेटिव एंड पूरा 100% फोकस मांग रहा था क्वेश्चन। ओके, सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लेट द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस थ्री मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट पी क्यू आर। ओके, तो सबसे पहले तो मेरे भाई इस पैराबोला की नेचर को समझ ले। ठीक है, क्यों, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पैराबोलिक होती है। जब ए को मैंने देखा वन है तो ए ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स अबार्ड ओपनिंग ऑफ पैराबोला हो गई होगा। ठीक है, अबार्ड ओपनिंग ऑफ पैराबोला हो गई होगा। अब वो कह रहे हैं मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है। एक अबार्ड ओपनिंग पैराबोला कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैसे मीट कर सकता है, तो सबसे पहले सॉरी, हाँ, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा x की वैल्यू जीरो डालता हूँ, एक तो मैं x की वैल्यू जीरो डालता हूँ तो y इंटरसेप्ट मिलेगा, y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस थ्री। तो दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, इस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, उसके बेस पे पहले हम अपना कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो कि कुछ इस तरीके से रहा होगा कि मान लो जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस तरीके से, लाइक इन दिस फॉर्म। ठीक है, ऐसे मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब एक पैराबोला क्या कर रहा है, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक मिनट 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, वाई की वैल्यू माइनस थ्री है ना, एक्स की वैल्यू जीरो पे मान लो, यहाँ पे एक जीरो कॉमा माइनस थ्री पे, तो यहाँ पे कट किया एक जगह। ठीक है, तो पैराबोला मान लो कुछ ऐसे कट किया होगा, एक दो और तीन, इस तरीके से मान लो ये कट कर रहा है। अरे यार, कुछ ऐसे मान लो ये गया। ठीक है, 3 पॉइंट्स पे कट गया, एक जीरो कॉमा माइनस थ्री, इसको मैंने P मान लिया, इसको मैंने Q मान लिया, इसको मैंने R मान लिया, 3 पॉइंट मान लिया। ठीक है जी, और सिंपल सा आगे क्या कह रहा है कि इफ सर्कल विद सेंटर माइनस वन कॉमा माइनस वन पासिस थ्रू द दीज 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल। तो भाई सेंटर बोल रखा है सर्कल का, तो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। तो एच कॉमा के तो दिया है ना, तो हम जानते हैं एच कॉमा के तो आपको ये दिया है, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर।
ओके सर, सो यू कैन से दैट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब अननोन क्या है यहाँ पे, सिर्फ रेडियस है। दैट मीन्स अगर कोई सर्कल इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, कुछ इस तरीके से मान लो, ये ज्योमेट्री समझ जाओ बेटा बस, ठीक है। ऐसा मान लो कोई सर्कल पास कर रहा है इन 3 पॉइंट से, तो 0, -3 से पास करेगा तो x की जगह 0 डाल देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस, और y की जगह क्या डालोगे, -3, तो -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5, रेडियस √5 आ। तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन के आ गई सर, सर्कल की क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। दिस वन इज द डाटा इज नोन इन दिस क्वेश्चन, ये आपको नोन हो दे रखा है। ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट से 3 पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक्स एक्सेस के दोनों पॉइंट्स की बात करूं सर्कल के, तो y की वैल्यू तो 0 होगी, तो y की वैल्यू 0 होगी तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 आएगा तो राइट साइड जाएगा, तो 5 - 1 मतलब 4 हो गया, तो मतलब 2 का स्क्वायर आ गया। और भी कैन से मॉड x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 1 कितना आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 2। तो इसके बेस में हम ये कह सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू एक तो 2 आ जाएगा, और x प्लस 1 इक्वल टू एक तो आ जाएगा माइनस का 2। तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स मिल गए, क्या एक x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, हमें एक x की वैल्यू मिल गई सर 1, हमें एक x की वैल्यू मिल गई -3। जस्ट वेट, -3, हाँ हाँ ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। ये -3 x की वैल्यू, और यहाँ पे क्या मिल गई, x की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा अभी आपकी x एक्सेस है, सिंपल सी बात है, y की वैल्यू आपने 0 यहाँ पे देखी है, 0 मिली है, तो तीनों तो पॉइंट नोन हो गए, बस सवाल खत्म हो गया बेटे। सिंपल सा देख सकते हो, ये x एक्सेस का, ये मान लो ये आपका बेस हो गया, इसकी लेंथ आपको पता ही है, एक वर्टेक्स ये रहा, इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था, दिस वन। जस्ट वेट, ये QR, this one is the PR, this one is the QP, okay this one। तो सिंपल सी बात समझ बेटा, 0, -3 है, तो ये लेंथ तो तेरे को मालूम होगी, -3 से 1 तक जा रही, दैट मीन्स ये लेंथ तो तेरे पास कितना होगी, 4, सिंपल सा। और दूसरी चीज ये समझ, ये लेंथ कितनी होगी, ये तो तेरी 3 हो गई, तो बंद हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, हाफ, बेस कितना है 4, उस पर गिरा हुआ परपेंडिकुलर, तेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ गया, सिंपल सा है, 6 विल बी द राइट आंसर। ओके सर, so we can say second option will be the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको सर्कल सी ऑफ रेडियस आर लाइंग इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, उसने और इन्फॉर्मेशन देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एक सर्कल, ठीक है, टचेज बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसको पहले मैं बना लेता हूँ सर्कल को, ठीक है। सेकंड को अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या नेचर रही होगी, एक बार समझते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में टच कर रहा है एक्सिस को, एक तो मान लो ये यहाँ पे टच किया, दूसरा यहाँ पे ये टच किया, कुछ मान लो कुछ इस तरीके से एक सर्कल मैंने ले लिया, ये रहा हमारे पास सर्कल। और रेडियस उसने क्या बोल रखी बेटे, रेडियस उसने बोल रखी, रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है, सोचने वाली बात है, रेडियस 2 है तो ये 2 यूनिट होगी, दैट मीन्स ये इधर 2,0 पॉइंट रहा होगा, 2 यूनिट होगी तो ये 0,2 पॉइंट रहा होगा, तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जाएंगे, -2, -2, ओके, -2, -2। तो आपको इसका सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी है, सारा कुछ तो नोट हो गया। आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल दैट हैज सेंटर एट द पॉइंट 2,5, 2,5 सेंटर। अगर मान ले सिंपल सा कह रहा है कि सेंटर 2,5 पे है, तो मान लो ये रहा 2,5, है ना, वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे, तो बस बन गया, सवाल खत्म। आओ सर देखते कैसे, सेट अप ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर के बारे में बोल रखा है, अल्फा बीटा। ऐसे समझ लें, अगर मैं सिंपल सा कहूँ कि हमारे पास एक और सर्कल है, कुछ ऐसा एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ कहीं है 2,5 पे, 2,5, ठीक है, 2,5, ये सर्कल C1 है ना, और ये C2 सर्कल है, C2 है, जिसकी रेडियस R2 है, जिसकी रेडियस R1 है। अगर दो सर्कल कभी भी इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पे, तो कंडीशन क्या आती है, सिंपल से समझ बेटे, तेरे पास एक सर्कल C1 है, रेडियस R1 है, सेंटर C1 है, सेंटर C1 है, ऐसे मानो सेंटर C1 है, और वी कैन से सेंटर C1, दिस वन इज द सेंटर C2, ओके, नॉट अ सर्कल, इसको हटा दो, ठीक है। इसी तरीके से एक अनदर सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, C2,
रेडियस R1 और रेडियस R2। तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का रिलेशन ये होता है बेटा, R2 माइनस R1 का मॉडुलस ऑलवेज ग्रेटर देन C1 C2 लेसर देन R2 प्लस R1। दिस इज द जनरलाइज रिलेशन दैट टू सर्कल इंटरसेक्ट एट अ टू पॉइंट। ओके सर, वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। क्या, R1 तो हमें नोन है, R1 हमें नोन है, कितना है सर 2 है ना। C1 के पॉइंट्स हमें नोन है, क्या -2 -2। C2 के पॉइंट्स हमें नोन है 2 5। R2 हमें निकालना है जो अल्फा के टर्म्स में दे रखा है। तो सिंपल से इस रिलेशन में डालेंगे तो R2 माइनस R1, R1 कितना है 2, C1 C2 दोनों के बीच की डिस्टेंस आप निकालोगे तो देखने से डिस्टेंस फार्मूला लगा दो सिंपल सा। ठीक है, तो C1 C2 एक बार अलग से निकाल लेते हैं। C1 C2 इक्वल टू रूट ओवर -2 -2 -2 ओके -4 का होल स्क्वायर, देन -2 -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, -7 का होल स्क्वायर जो आपके पास कितना आ जाएगा। आई थिंक कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं क्या, वेट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों नेगेटिव कैसे होंगे भाई, तो पॉजिटिव होगा, यस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे गड़बड़ कर रहा था मैं। ओके ओके ओके, सेंटर विल बी C1 आ जाएगा -2 देन 2, दिस वन इज ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो 2 -2 यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जो अल्टीमेट आपके पास कितना आ जाएगा C1 C2। अल्टीमेट तो आपको 5 आना चाहिए ना, स्टेप को गड़बड़ हो रहा है क्या। 2,5 2,5 और यहाँ पे कितना था -2, -2 ओके, सही जा रहा है। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला के 5 आ गया, तो इसके बेस पे अगर मैं 16 + 9 25 तो 5 आ जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ क्या किया 5 पुट किया और ये आपका R2 जो मैं निकालना है, और R1 कितना आपका आ गया 2 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, मॉड R2 - 2 लेसर देन 5 एंड दूसरा क्या आएगा 5 जस्ट वेट, दूसरा आएगा आपके पास मॉड R2 + 2 इज ग्रेटर देन 5। दो स्टेटमेंट हमारे पास, दोनों सेटिस्फाइड करने चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों क्या करने चाहिए, सेटिस्फाइड करने चाहिए फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ R2। तो यहाँ से अगर देखा जाए हमारे पास R2 कितना आ जाएगा, वी नो दैट mod x लेसर देन a, वी कैन से x लेसर देन ग्रेटर देन -a लेसर देन a। ओके, दूसरा होता है mod x ग्रेटर देन a, और तो यहाँ से कितना आ जाता था x ग्रेटर देन a एंड x लेसर देन -a दोनों। तो इसके बेस पे अगर मैं कर्व ड्रॉ करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि -5 से बड़ा होना चाहिए x -2 -2 लेसर देन 5, एक स्टेटमेंट ये है। एंड दूसरा क्या, यहाँ से हम कह सकते हैं R2 है, तो R2 + 2 ग्रेटर देन 5 होना चाहिए एंड R2 + 2 लेसर देन -5 होना चाहिए। तो दोनों के कर्व पहले मैं अलग बना लेता हूँ, R2 के कर्व बनाता हूँ पहले इसमें, तो +2 कर दो भाई, इसमें +2 कर दो, इसमें +2 कर दो। हमें तो R2 का स्टडी करना, R2 आपका -3 से लेके 7 के बीच में जा रहा है। यहाँ से R2 आपका ग्रेटर देन 3 है, जस्ट वेट, ग्रेटर देन 3 है, और यहाँ से R2 कितना है लेसर देन -7। तो दोनों के कर्व ड्रॉ करता हूँ तो हमारे पास पता लगता है कि एक तो हमारे पास आ गया सर, इसका मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा -3 से 7 के बीच में कुछ ये ओपन इंटरवल। ओके, दूसरे का ड्रॉ करूँ तो फिर से एक लाइन में ड्रॉ किया, इसका कर्व ड्रॉ करता हूँ 3 से बड़ा, ठीक है, इधर को जा रहा है, -7 से छोटा, ये लो भाई। तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्टिंग क्या है 3 to 7, ये दिख रहा है ना, ये भी होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट। तो R2 हमारा बिलोंग कर रहा है सर 3 से बड़ा हो 7 से छोटा हो, बस ठीक है, ये हमें रेंज मिल गई R2 की, 3 से बड़ा हो। तो R2 बिलोंग्स टू 3 से बड़ा हो 7 से छोटा हो, और इसी को उसने बोल रखा है अल्फा बीटा के टर्म्स में एक इंटरवल। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, बीटा की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। ठीक है, अल्फा बीटा 10। ओके, तो हमसे पूछ क्या रहा है, उसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। हमसे पूछ रहा है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, 3 टाइम्स ऑफ नॉट 3 टाइम्स ऑफ बीटा मीन्स 7 -2 टाइम्स ऑफ अल्फा मीन्स 3। तो 21 - 6 कम्स आउट इज व्हाट सर 15। ओके सर, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, फंक्शन है, और सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर,
हमें तो इसको सिंप्लीफाई करना है इस फंक्शन को, ठीक है। तो फंक्शन को सिंप्लीफाई करने पर एक सिंपल सा 10⁻6 यहाँ से कॉमन मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले तो सिंप्लीफाई कर लें। एफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्या किया, 7 10⁻6 को मैंने कॉमन लिया। तो हमारे पास कितना बचेगा बेटे, हमारे पास बचेगा 10² प्लस ऑफ 1। अगर मैंने माइनस का यहाँ से 3 10² कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 10² प्लस 1। और यहाँ से देखने से पता लग रहा कि 10² प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास 10² प्लस 1 मैंने कॉमन लिया, तो 10² प्लस 1 कॉमन लिया तो बचेगा कि हमारे पास 7 10⁻6 माइनस 3 10² ऑफ x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec² x। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, sec² ऑफ x, ब्रैकेट में आ गया 7 10⁻6 माइनस 3 10² ऑफ x। तो हमारे पास एक ये फंक्शन आ गया सिंप्लीफाई होके, ठीक है। sec² x और 7 sec 10⁻6 माइनस 3 10², ओके। अब सर क्या करना है, पहले मैं I1 सॉल्व कर लेते हैं। I1 की बात करें तो आपको 0 से π/4 की बात कर रखा है, और एफ एक्स की जगह मैंने डाल दिया फिर से sec² x, और यहाँ पे आपका आ गया 7 टाइम्स ऑफ 10⁻6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 10² x, ओके ओके ओके, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ और वेट माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 10² x, ओके, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 10² ऑफ x इंटू डी एक्स। I1 को सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है सर, इस फंक्शन को देखने से हम एक काम कर सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करना है तो बेस्ट वे आपको बताता हूँ कि आप लेट कर लो क्या, tan x इक्वल टू टी। अगर आपने tan x को t माना तो x इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। x इक्वल टू π/4 पे t की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो और इसको sec² x इंटू डी एक्स आपका कितना आ जाएगा, डी टी। तो एक चीज़ तो क्लियर है, sec² डी एक्स की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, डी टी। तो I1 हमारे पास कितना आ गया, 0 से 1, और यहाँ पे मैंने इसकी जगह डाल दिया डी टी, sec² x डी एक्स की जगह, बाकी की जगह मैं लिख दिया 7 t⁻6 माइनस 3 t², और यहाँ पे बच्चा आपका आ जाएगा डी टी, ओके। और इंटीग्रेट कर देते हैं सेपरेटली, तो 7 आउटसाइड 0 से 1 t⁻6 इंटू डी टी माइनस 3 आउटसाइड 0 से 1 t² देन डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा 7 देन t⁻7 7 आ जाएगा 0 से 1 माइनस 3, यहाँ से t का क्यूब/3 बाहर आ जाएगा 0 से 1, अरे ये तो 1 बच रहा है, यहाँ से 1 इक्वल टू 0। तो I1 तो भाई हमारा 0 हो गया, मतलब हाफ पार्ट तो हमारा खत्म। I1 0 मीन्स हाफ पार्ट खत्म, सिर्फ हमें सॉल्व करना है, I2 को सॉल्व करना है, ठीक है। I2 की यहाँ पे तो I2 हमारे पास कितना होगा, I2 इक्वल टू, तो I2 हमारा वही चल रहा है 0 टू π/4, और ये x है, साथ में एफ एक्स की वैल्यू डाल देते हैं क्योंकि एफ एक्स हमारे पास क्या था, sec² x देन जस्ट अ वेट, sec² x कितना था बच्चे, ओके ओके, 7 10⁻6 x माइनस 3 10² x, 3 10² x इतना था। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, sec² x देन 7 10 6 x माइनस 3 10² x, ओके, इंटू डी एक्स। तो अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 10x इक्वल टू टी, जो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था। तो sec² x इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, डी टी, और लिमिट भी हमारी 0 से 1 पे चली जाएगी क्योंकि x इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू कितनी है, 0। सिमिलरली x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू π/4 पे t की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ओके। और जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो x की जगह हम क्या कंसीडर करेंगे, x की हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ t। तो ये हमारे पास आ गया I2 हमारे पास आ गया सर 0 टू 1, x की जगह आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ t, और ये हमारे पास आ जाएगा 7 t⁻6 माइनस 3 t² इंटू डी टी। बस इसी को हमें क्या करना है, बाई पार्ट इंटीग्रेट कर लेना है। तो आओ सर देखते हैं। तो इसमें ये हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, पहला हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये इन्वर्स है तो इन्वर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी करते हैं, ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 10 इनवर्स टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करोगे तो इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा, 7 t⁻7 माइनस 3 t⁻3/3, और सब में लिमिट डाल देंगे 0 से
1। एक सिंपल सी बात है कि आप जब अपर लिमिट डालोगे तो यहाँ पे टी की पावर 7 और माइनस टी की पावर 1 माइनस 1 से 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट डालोगे 10 इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा डाटा ही खत्म हो गया। 0 टू 1 अब क्या होता है यहाँ पे कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन आपका पास कितना आ जाएगा टी की पावर 7 माइनस टी की पावर 3 और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटू डी टी। ओके दिस वन ये तो आपका 0 हो गया पूरा का पूरा टर्म, ठीक है ना। तो I2 आपका आगे कितना प्रोसीड होगा देखते हैं। I2 इक्वल टू माइनस साइन के साथ में 0 से 1 डिनोमिनेटर में है 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ यू कैन सी हियर अगर मैं टी क्यूब कॉमन लेता तो हमारे पास बचेगा टी की पावर 4 माइनस 1 टी की पावर 4 माइनस 1 और टी की पावर 4 को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नाउ यू कैन अगेन सी हियर यहाँ पे फिर से आप दे सकते हो क्या 0 से 1 डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है इंटू टी क्यूब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी देन ए प्लस बी इंटू डी टी। यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका अल्टीमेट बचेगा सर माइनस 0 टू 1 यहाँ पे आएगा टी की पावर 5 माइनस टी क्यूब। अब इसका आप सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा 0 टू 1 टी की पावर 5 देन डी टी माइनस माइनस प्लस 0 से 1 टी क्यूब इंटू डी टी तो आपके पास आ गया माइनस बाहर है तो टी की पावर 6/6 टी की पावर 6/6 0 टू 1 प्लस ओके टी की पावर 4/4 0 टू 1 तो आपके पास आ जाएगा I2 की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आएगी 1/4 माइनस 1/6। ठीक है एलसीएम ले लेते हैं आएगा 24 नॉट 24 12 आएगा। ठीक है 3 माइनस 2 और वी कैन से 1/12। ओके सो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/12। ठीक है सो I2 की वैल्यू आ गई आपके पास तो 12 इंटू 1/12 कम्स आउट इज 1 सो वी कैन से ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर।